कुमार टेक क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पहली बार एसएससी जेई के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे ये सब क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकेंड when connected to an AC sources। द फ्रीक्वेंसीज का फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, इसका मैक्सिमम टू मिनिमम वेरी होने के लिए। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो होता है एनर्जी इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टर का हो जाता है E इक्वल टू Li²। ठीक, Li²। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें एसी सोर्स का सप्लाई देने के लिए हम एसी सोर्स का ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। ये मान लीजिए करंट का ग्राफ है, क्योंकि एनर्जी जो यहाँ करंट के थ्रू वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम एनर्जी आएगा। और यहाँ करंट क्या है, यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी एनर्जी जीरो हो जाएगा 180 डिग्री पे। ठीक है, फिर यहाँ पे निगेटिव पार्ट में भी करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो एनर्जी पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है लेकिन स्क्वायर होने के कारण एनर्जी पॉजिटिव सेम हो जाएगा, सेम एनर्जी दोनों कंडीशन में आ जाएगा। तो जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ के लिए कितना टोटल कितना, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में आ गया। तो ये मेरा मैक्सिमम टू मिनिमम दिया हुआ है, तो कितना चार पार्ट में दिया है। जो टाइम पीरियड है T/4 इजकल टू 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड है। तो T इजकल टू कितना आया, T इजकल टू मेरा आ गया 5 × 4 20 मिली सेकेंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/T आता है। तो ये कितना हो गया, 1/20 मिली सेकेंड हो गया। मिली का कितना, 1000, ऊपर 1000 आ गया, 1000/20 हो गया। कितना हो गया ये 50 हर्ट्ज। दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, 50 हर्ट्ज। आपको लग रहा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए फिर चलते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। रेसिस्टेंस का फार्मूला हम जनरली जानते हैं, R इजकल टू ρL/A। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया, और ये हो गया कंडक्टर मटेरियल हो गया। रेसिस्टेंस का जो मटेरियल यूज किया जाएगा, तो ये पहला तो है कि मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा कंडक्टर मटेरियल, ये आपका ही हो गया। और ये होगा डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एरिया हो गया। एरिया अगर वेरी करेगा तो आपका डायमेंशन भी वेरी करेगा, जिसके कारण ये ए और बी दोनों, ये क्या हो जाएगा, बोथ। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक, अब हम फिर तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, when pentavalent impurity is added to a pure semiconductor to becomes, क्या हो जाएगा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जिस मेटल के जिस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो वो आपका आ गया पेंटावैलेंट। और प्योर सेमीकंडक्टर में अगर प्योर सेमीकंडक्टर क्या होगा, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन वाले कितना होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम है बाहरी कक्षा में, जिसके 4 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ पेंटावैलेंट जो एलिमेंट है वो ऐड होगा,
तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना ऐड हो गया, 9 हो गया। और टोटल बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाने के कारण ये क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल हो गया आपका उसमें, तो जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, एन टाइप। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए होता है और ये एन टाइप इसका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए, इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एन टाइप, कभी कभी पूछ देता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन कौन आ जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे आप लिखिएगा इसको, अब आप करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको BAAP बाप के नाम से याद कर सकते हैं। तो बी का हो गया आपका बिस्मथ हो गया। ये हो गया आपका आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक। आर्सेनिक हो गया। और ये हो गया आपका SB बाप, बाप हो गया। ये बिस्मथ हो गया, ये हो गया आर्सेनिक हो गया, ये एंटीमनी होता है, ए से एंटीमनी होता है, एंटीमनी करो। पी से फास्फोरस हो गया, ये याद रखिए बाप के नाम से। और एन टाइप के लिए ये है, ठीक है, बाहरी कक्षा में। और आपको अगर पी टाइप के लिए देखना है, पी टाइप के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, इसके लिए BAIG याद रखिए, ठीक है, BAIG याद रखने के लिए क्या होगा, यह होगा बोरॉन हो गया, अल्मोनियम हो गया, और आपका इंडियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं इसके लिए। ये आपको बैग करके नाम याद रख सकते हैं। इसका आंसर ऐसे क्या हो गया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। 4 नंबर में द नल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट इक्वल वोल्टेज एट बोथ एंड। इसके लिए हमको ये क्या कह रहा है कि नल पॉइंट, अगर वोल्टेज हम इक्वल यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर हम ये पार्ट हो गया मेरा मिड पॉइंट, अगर यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगा के यूज करते हैं तो ये यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम आ जाएगा। किस कंडीशन में, बोथ इन इक्वल वोल्टेज हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेसिस्टेंस सब जगह बराबर होगा। तो जिसके कारण से यहाँ और यहाँ के बीच वोल्टेज बराबर हो जाएगा, इसलिए मिड पॉइंट पे वोल्टेज बराबर हो जाएगा। आपका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन, द बूस्टर के कंडीशन में आपका आ गया, द बूस्टर हो गया इज ए सीरीज बाउंड DC जनरेटर ड्राइवन बाय सन DC मोटर या लो वोल्टेज एंड हाई करंट जनरेटर। इसका आंसर होगा, बूस्टर के लिए यूज किया जाता है हमेशा सीरीज बाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। जनरेटर को रन कराने के लिए कोई DC शंट मोटर का यूज किया गया है, ठीक है, इसीलिए सीरीज बाउंड जनरेटर। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है SSC JEE सबके एग्ज़ाम में और अदर JEE लेवल के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। और इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब आगे आपका HV ट्रांसमिशन, स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर ऑफ ए बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर मीन्स हो जाता है क्या, बंडल कंडक्टर बनाने के लिए एक कंडक्टर ही आसपास जुड़े होते हैं, ये टोटल मिलके एक कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है।
एक कंडक्टर और बंडल कंडक्टर इसके रेडियस मतलब इसके आसपास जो अप्रॉक्सीमेटली दूरी होती है वो 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये उसका सब कंडक्टर हो गया और ये पूरा क्या हो गया, बंडल कंडक्टर। ये कहलाएगा बंडल, एक साथ आ गया तो इसके साथ ये इतने दूरी पे होते हैं, 40 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं हाई एच बी ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। चलिए, स्किन इफेक्ट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। स्किन इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू, हम लोग जानते हैं स्किन इफेक्ट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और ये सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करने का रीज़न है कि सेल्फ इंडक्टेंस है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। और ये स्किन इफेक्ट एरिया पे भी डिपेंड करता है। स्किन इफेक्ट आता कब है? स्किन इफेक्ट आता है कि जब उसके कोई भी वायर है उसके सरफेस से करंट फॉलो करता है तो स्किन इफेक्ट आता है। ये एसी सप्लाई में आता है, डीसी सप्लाई में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई में होता है, जिसके कारण से ये स्किन इफेक्ट आता है इसमें और इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, ठीक। फिर इसके बाद आगे क्या आएगा? हॉट टेम्पलेट कर्व्स आर द प्लॉट ऑफ, हॉट टेम्पलेट कर्व आर द प्लॉट ऑफ किसका? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंडक्टर एंड सेग एंड स्मेल, कंडक्टर वेट एंड सेग, ठीक है। ये हॉट टेम्पलेट का यूज किया जाता है कंडक्टर सेग एंड स्पेन लेंथ के बीच, ठीक है। कंडक्टर सेग और स्पेन लेंथ के बीच, सॉरी, हाँ, ये आपका कंडक्टर सेग एंड स्पेन लेंथ के बीच यूज किया जाता है। ये क्या होता है? कंडक्टर सेग जनरली क्या होता है? कंडक्टर सेग स्पेन लेंथ, ये हो गया, दो गो टावर हो गया, ठीक है। और इसके बीच कंडक्टर होता है, ठीक है। ये कंडक्टर और कंडक्टर का सेग ये हो गया आपका, सेग ये आ गया, मतलब जो जितना जहाँ से कनेक्ट है और इसके नीचे जितना झुका हुआ है वो सेग आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। और ये आपका लेंथ हो गया। तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं हम सेग और लेंथ का, जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे उसका सेग क्या है? बढ़ते जाएगा। लेंथ को अगर हम इंक्रीज कराते जाएंगे तो सेग मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज करते चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस रेशियो से लेंथ बढ़ेगा उसके कम रेशियो से सेग बढ़ेगा, ठीक है। एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप उसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन याद करने के लिए है सिर्फ। मेटल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर इज द, ग्राउंड वायर में जो मेटल यूज किया जाता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का। और इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या? रिपल्सन मोटर, ब्रश एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक एक्सिस कीप्ड। मैग्नेटिक एक्सिस से ब्रश एंगल, ये कोई ब्रश का ये मैग्नेटिक एक्सिस मान लिए, ठीक है। और ब्रश एंगल ये मेरा ब्रश मेरा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ब्रश हम ऐसे कनेक्ट कर ले रहे हैं, ब्रश एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 15 डिग्री से 45 डिग्री तक वेरी करता है रिपल्सन मोटर में। 15 डिग्री से 45 डिग्री के बीच ये वेरी कर सकता है, जिसके लिए ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और क्या? स्पॉट बिल्डिंग। अब इसमें देखिए, इन स्पॉट बिल्डिंग द टिप डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन द थिकनेस ऑफ शीथ इज टी। अब इसके लिए देखते हैं शीथ। स्पॉट बिल्डिंग क्या होता है?
स्पॉट वेल्डिंग में हो जाता है आपके लिए, क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड का, ये भी इलेक्ट्रोड हो गया, ये भी इलेक्ट्रोड का टिप हो गया ये इलेक्ट्रोड, और ये 2 ठो सीट हो गया, ठीक है, 2 सीट हो गया, 2 सीट हो गया। आप इसको क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर, एसी ट्रांसफार्मर के थ्रू, ठीक है, आप ऐसे इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये इलेक्ट्रोड का टिप हो गया, सीथ, ये थिकनेस ऑफ द सीथ का जो थिकनेस है, ये दोनों सीथ जो कनेक्ट है, ये थिकनेस टी, और डायमीटर ऑफ द टिप, डायमीटर ऑफ द टिप हो जाता है, जो इसका टिप होगा, डायमीटर ऑफ द टिप सीथ के, अगर टी इसका सीथ है टी, तो इसका डायमीटर हो जाएगा रूट टी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे स्पोर्ट बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग के जितने क्लासेज हैं हम बाद में फिर स्पेशल बिल्डिंग के क्लासेस में आपको सब बिल्डिंग के बारे में बताएंगे जो इलेक्ट्रिक बिल्डिंग में आता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बिल्डिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे लड़के यही सब छोड़ देते हैं, जिसके कारण से रिजल्ट होने में थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, ठीक है। और आगे ये हो गया ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी बिल्डिंग सेट्स इज, ठीक है। एसी बिल्डिंग सेट्स के लिए क्या होता है, बिल्डिंग के लिए जनरली जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आई स्क्वायर आर पे, आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है। आई स्क्वायर आर के लिए क्या हो जाता है, हमको करंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, करंट ज़्यादा चाहिए, तो इस कंडीशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर जनरली वेरी करता है वोल्टेज पे, ठीक है। स्टेप डाउन मीन्स क्या हुआ, वोल्टेज डाउन किया तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होने के कारण ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आई का वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, हमको ज़्यादा हीट मिलेगा, जिसके कारण ये वेल्डिंग करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा इसमें, ठीक। अब ये आ गया आपका डिसिमिलर मेटल्स विद डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर कैन बी वेल्डेड। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मेटल को अगर वेल्ड करना है, कोई डिफरेंट मेटल है, अगर हम उसको वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको वेल्ड करने के लिए हमको क्या क्या यूज किया जाता है, फ्लैश बट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वेल्डिंग के और क्लासेज हम बाद में लेंगे, ये आप लोग के लिए फ्लैश बट जैसे थोड़ा थोड़ा हम इसमें बता देते हैं कि इसमें होता क्या है, दोनों होता है जो कि प्रेशर से मूवेबल होता है, दोनों तरफ से प्रेशर का यूज किया जाता है, दोनों डिफरेंट मेटल का होता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, दोनों तरफ से दबाने के बाद ये जब जुटता है, ये जुटने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उठा रह जाता है, थोड़ा थोड़ा उठा रह जाएगा, ठीक है, इस तरह से उठा हुआ लगेगा कि हाँ जोड़ा हुआ है। इसलिए फ्लैश बल्ब बिल्डिंग में ये सब में वोल्टेज बहुत कम लगते हैं, 8 से 10 वोल्ट के आसपास। इसमें होता है कि करंट का वैल्यू ज़्यादा रहता है, जनरली आपको बताया बिल्डिंग में करंट का वैल्यू, ये सब बिल्डिंग रेसिस्टेंस बिल्डिंग में ज़्यादा होता है। आर्क बिल्डिंग में उसमें डिफरेंट हो जाता है, इसमें टेम्परेचर को ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे और बताएंगे आपको। जैसे ये देखो, फेरेंटी इफेक्ट कैन बी कंपनसेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट कैन बी कंपनसेटेड किसके द्वारा किया जाता है, शंट रिएक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे शंट कैपेसिटर का यूज नहीं कर सकते, कैपेसिटर जो यहाँ पे काम करेगा वो वोल्टेज को सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है। और ये आपका सीरीज कैपेसिटर भी यूज नहीं करेंगे। फेरेंटी इफेक्ट में होता क्या है कि रिसीविंग इन वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग इन वोल्टेज से। इसमें होता क्या है, ये कंडीशन होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है। इस कंडीशन में जब ये नो लोड पे ऑपरेट होता है या तो लाइट लोड पे ऑपरेट होता है, ठीक है, उस कंडीशन में ये
शंट रिएक्टर का यूज होगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद होगा, अब ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टैंड्स ऑफ ASCR फोर लेयर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। 4 लेयर ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमको कितना ऑफ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ASCR कंडक्टर लगेगा, ठीक है। तब इसके लिए एक फार्मूला आता है 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। आप इस पे बैठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे बिठा के चेक कीजिएगा। कैसे चेक कीजिएगा, देखिए 4 का वैल्यू आप इसमें रखिए, कितना आ गया, 4 चौक 16, 16 48 हो गया, 48 माइनस 3n 3 हो गया, 3 इंटू 4 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, ये इसमें चढ़ती है 12 12 प्लस माइनस 12 11, इसमें 48 में से 11 जाएगा, क्या होगा 37, ये आपका क्या आ गया 37, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट लेयर के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऑल द रूल्स एंड लॉ ऑफ DC सर्किट also apply to AC सर्किट containing, ये कह रहा है कि DC सर्किट का लॉ AC सर्किट में कब काम करेगा, AC सर्किट में कब काम करेगा, जब वो रेसिस्टेंस सिर्फ होगा। तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस में इसलिए नहीं करेगा, इंडक्टर और कैपेसिटेंस आ जाएगा तो आपका वो करंट का भी वैल्यू चेंज कर जाएगा, क्योंकि V=IR का केस आ जाता है, IZ आ जाएगा, उसमें सब वैल्यू चेंज कर देगा। उसके बाद आपका इसमें रेजोनेंस कंडीशन आ जाता है, बहुत सा रेजोनेंस कंडीशन, और आपका क्वालिटी फैक्टर, ये सब का कंडीशन आ जाता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ अगर आपका रेसिस्टेंस रहेगा, ना आपका रेजोनेंस कंडीशन आएगा, ना क्वालिटी फैक्टर आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिर्फ क्या सकते, रेसिस्टेंस के कंडीशन में ही AC और DC का बिहेव सेम रहेगा, ठीक है। अब आपका आ गया ये क्वेश्चन है, द लिस्ट, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप जनरली इसको ऐसे भी बना सकते हैं। द लिस्ट रेसिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग 2, 4 एंड 1 एंड 100 ओम है, जो कि इसको किस तरह कनेक्ट करें जो कि इसका ओम में रेसिस्टेंस सबसे कम आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको सीरीज में कम कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, 100 2 4 6 7 107, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 107 हो गया, लेकिन हमको सबसे लिस्ट चाहिए। लिस्ट को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम जानते हैं जनरली कि अगर पैरेलल में हम चारों को कनेक्ट करते हैं तो जो सबसे कम रेसिस्टेंस है, जो भी वैल्यू आएगा उससे कम आएगा, इक्विवेलेंट वैल्यू। तो 1 है सबसे कम, तो मेरा सबसे कम वैल्यू कितना आएगा, 1 से कम आएगा, ठीक है। तो 1 से कम आएगा, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लेस देन 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए थोड़े से 2-4 फार्मूले ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट इंक्रीजिंग इंडक्टेंस इट ट्वाइस वैल्यू एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटेंस ऑफ हाफ वैल्यू। तो मतलब इंडक्टेंस L को हम 2 गुना कर दें L1, और C को कर दें हम क्या, C को गुना कर दें C1/2 कर दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, द चेंज ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू करंट एट रेजोनेंस पे अगर होगा तो आपका इंडक्टिव पार्ट तो आपका नहीं रहेगा, जिसके कारण I=V/R ही रहेगा कुछ का रेजोनेंस के कंडीशन में। तो इसमें आपका ये तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, विल चेंज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी के लिए आपका आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाता है, F1/F = 2 पाई √L/C,
सॉरी सॉरी सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी का नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है ये, सॉरी, एफ इजकल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। ठीक है, ये आ गया आपका एल का वैल्यू कितना, 2 गुना, सी का वैल्यू हाफ है, सी का वैल्यू हाफ है तो ये 2 गुना और हाफ कट जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका चेंज नहीं करेगा, तो उसके लिए विल चेंज द इम्पिडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस चेंज नहीं करेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस पे आपका इम्पिडेंस 0 हो जाएगा, एक्सएल इजकल टू एक्सी हो जाता है इस कंडीशन में। तो अगर रेजोनेंस पे है तो ये आपका विल चेंज इम्पिडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये भी चेंज नहीं करेगा। विल इंक्रीज द सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट, सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, सेलेक्टिविटी ऑफ सर्किट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्टिव सीरीज है, सीरीज क्वालिटी फैक्टर ही सेलेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, सीरीज सर्किट के लिए 1/r रूट अंडर L/C। ठीक है, L/C कंडीशन में आ गया तो L आपको कितना कर रहा है, 2 गुना, 80 हाफ कर रहा है तो ये 4, ये 2 4 ऊपर चल गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा 2 टाइम इंक्रीज ये क्वालिटी फैक्टर। तो क्या कह रहा है इसमें, इंक्रीजिंग इंडक्टेंस ट्वाइस वैल्यू, रिड्यूसिंग कैपेसिटेंस ऑफ हाफ वैल्यू, इंक्रीजिंग इंडक्टेंस मतलब कौन सा इंक्रीज करेगा, तो यही हो जाएगा, ये इंक्रीज, और वो सब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर विल हैव लिस्ट वेरिएशन, लिस्ट वेरिएशन में यूज किया, जनरली याद रखने वाला क्वेश्चन है। सिल्वर प्लांटेड माइका कैपेसिटर, सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर, ये जो जनरली कैपेसिटर के भी क्वेश्चन जनरली बहुत से एसएससी में क्वेश्चन आते हैं। कैपेसिटर से रिलेटेड मैं एक वीडियो स्पेशल लेके आऊँगा जिसमें कि कैपेसिटर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सब तरह के, सेरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और माइका कैपेसिटर हो गया, और डिफरेंट तरह के कैपेसिटर है, सबके बारे में एक वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। और दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर के लिए आपका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में जैसा मैंने कहा कि सब क्वेश्चन के बारे में हम आपको डिस्कशन लेके आएंगे। ठीक है, और चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।